अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी इकॉनमी की इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो $5 बिलियन की सतह से भी नीचे गिर चुके हैं। और इस सूरत हाल में आपके जो इसहाक डार साहब हैं वो आते हैं टीवी पर और वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ स्टेट बैंक के $4.5 बिलियन नहीं है, हमारे पास है $10 बिलियन। यानी वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे जो अवाम के पैसे पड़े हुए थे ना, बाकी $6 बिलियन। तो वो कह रहे थे हमारे पास $10 बिलियन है, अभी हम इतनी आसानी से डिफ़ॉल्ट नहीं करते। उस पर फिर जो उनकी बैशिंग हुई, मैं कहता हूँ कि नून लीग के अपने जो सपोर्टर्स थे उनकी कांपें टांगना शुरू हो गई। उन्होंने कहा ओए तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम हमारे डॉलर्स पे तुम्हारी नज़र है। उन्होंने कहा भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी इकॉनमी, तुमने आइंदा के बाद हमारे डॉलर्स पे नज़र नहीं रखनी। उसके बाद इनको एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इसहाक डार को टीवी पर आके। और उन्होंने कहा नहीं जी, ये मैं हमारी कमर्शियल बैंक्स में जो डॉलर्स पड़े हैं लोगों के, हमारी उस पर कोई नज़र नहीं है। तो थोड़ा सा उन्होंने सेंटीमेंट को ठंडा करने की कोशिश की, क्योंकि पता है लोगों को, हम सबको पता है कि लोगों के पास बड़े तरीके हैं। अगर आज आपने लोगों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट ना प्रोवाइड किया, लोगों ने कल से ही अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, दुबई, यूके या यूएस में अपने पैसे रखवाने शुरू कर देने हैं। इसके अलावा हमने देखा पाकिस्तान को $10 बिलियन के करीब प्लेज किया गया। इस पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो नुमाइंदगान है, जो सोशल मीडिया पे इनके जो लोग बैठे हैं मीडिया के, उन्होंने बड़ी इसको एक अचीवमेंट बताया। ये आज मैं तैयब साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि सर क्या ये एक अचीवमेंट है? $9 बिलियन हमने सिक्योर कर लिए, मतलब इकॉनमी बच गई, एक इमेज जो हमारा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। ओके ओके ओके, कहाँ से शुरू करूँ? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो $9 बिलियन से ज़ायद की जो प्लेज की गई है पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसमें आपके वेस्टर्न ममालिक ने भी किया, चाइना ने $100 मिलियन, फिर सऊदी अरेबिया, कुछ डेवलपमेंट, फ्रांस ने $10 मिलियन किया, फ्रांस ने किया। तो ये क्या इसके पीछे की कर रहे हैं? तो मसले सारे टाल गए। हम तो $1 बिलियन की मांग रहे थे उनसे, IMF से, यहाँ हमें $9 बिलियन। IMF से हम $17 बिलियन मांग रहे हैं। नहीं, इस वक्त तो $1 बिलियन की वो मिलेगी ना, वो रोल ओवर मिलेगा कि भाई इस साल नहीं हम पे करते। पाकिस्तान ने इस साल तकरीबन 37 बिलियन के करीब हैं जो पाकिस्तान पे पेंडिंग है पेमेंट्स, रीपेमेंट, जिसमें पाकिस्तान की जो अपनी कह लें इस्तात है, जो अपनी कैपेबिलिटी है, वो मैक्सिमम को 21-22 बिलियन के आसपास की है। इससे ज़्यादा पे हम मांग तांग के इतने कर सकते हैं। सारा कुछ करा के डेवलपमेंट बजट ख़त्म करके, डिफेंस से थोड़े से उठा के, इधर से उधर से सारा ख़त्म कर लेना, तो फिर भी कोई 13, 14, $15 बिलियन का डेफिसिट रहता ही है हमारा, जो कि ये वो डेफिसिट है जो कि पूरा नहीं हो रहा। यानी मांग के भी पूरा नहीं हो रहा। तो उसके लिए फिर हमने कहीं ना कहीं से तो ज़ाहिर है वो पैसे पूरे करने हैं। पहली बात ये हुई। और ये वो पेमेंट्स हैं जिसके लिए अगर ये पेमेंट्स हम नहीं कर पाते तो फिर डिफ़ॉल्ट होते हैं। और ये हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई पेमेंट ऐसी बड़ी आ रही है जो कि हमने अभी मैं एक और पेमेंट का बताऊंगा, लेकिन पहले हम इनसे, बल्कि इसका अगर सीधा साधा हिसाब ये समझे ना, तो ये ऐसे है कि अगर $1 बिलियन हमारे पास आता है ना, प्लेज नहीं होता, आता है। ये अभी जो आपने सवाल पूछा है, ये प्लेज का है कि वो जो हमें मिले हैं वो प्लेज मिले हैं, वो आए नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई हमें $1 बिलियन आता है ना, जो उस पर रफली कोई तकरीबन हम ना 3-3.5 हफ्ते हम मज़ीद आगे चले जाते हैं डिफ़ॉल्ट से। अच्छा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पैदा होता। तो पहली बात तो ये है। सऊदी अरब ने तकरीबन $2 बिलियन का वादा किया है, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का, जो कि एक्चुअली लोन्स हैं, इजी लोन। उसके अलावा जो कि UAE ने तकरीबन 1.5 बिलियन के आसपास। UAE का मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ा है अभी कल ही कि UAE को आपने $2 बिलियन देने हैं अभी अगले महीने। तो अगर आप उनको 2 दे देंगे तो आपके पास टोटल, आपके स्टेट बैंक के पास $2 बिलियन रह जाएंगे। तो शहबाज शरीफ और ये हमारे जो करता धरता लोग हैं, ये अब UAE के क्राउन प्रिंस से रिक्वेस्ट करने गए हैं कि वो जो $2 बिलियन हमने देने हैं उसके बजाय हमारी जो कुछ स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं उसमें कुछ शेयर खरीद लें आप। वो कतर को पावर प्लांट भी बेचने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम वो कह रहे हैं PTCL में मजीद शेयर खरीद ले वो UAE। उनका पहले भी एक फड्डा चल रहा है 700 मिलियन का, वो पुराना रिजॉल्व नहीं हुआ। ये सारी चीज़ों का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास एक तो ये मसला है कि भाई पैसे हैं नहीं, और जो पैसे अगर आते हैं तो वो हमें
तीसरी बात ये है, ये जो हमारे सऊदी अरब के या यूएई की इन्वेस्टमेंट के जो सारे हैं ना मामलात, ये सारे के सारे इन्होंने आईएमएफ को दिए हुए हैं। अच्छा। ये हमारे नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे पास करना ही करना है चाहे हमारी कोई भी हालत हो। ये उन्होंने कहा है कि अगर आपका आईएमएफ का लोन मंजूर हो जाता है फिर हम आएंगे। मतलब ये है कि अगर आईएमएफ आपको जो अगला 16-17 बिलियन डॉलर देना है, अगर वो नहीं देता तो फिर कुछ नहीं आना, ना सऊदी अरब से आना है ना। अभी तो फिलहाल 1.1 बिलियन की ये उसकी बात नहीं, ये अगले प्रोग्राम की बात हो रही है। हाँ, तो वो जो आईएमएफ का अगला प्रोग्राम होगा, इस करंट प्रोग्राम की जो करंट किस्त है वही नहीं मिल रही है आपको। अभी तो उसके मसले बने हुए हैं। उस पे ये जो फ्लड की हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है जिनीवा में, जिसमें ये 9.8 बिलियन डॉलर का जो सारे प्लेजेस हैं, प्लेज किए गए हैं, इसमें मोस्टली जो बात हुई है ना वो ये हुई है कि रोल ओवर दे देंगे। अच्छा, यानी इन सारे मुल्कों का हमने कुछ ना कुछ देना है कर्जा। और ये सारे मुल्क ये कह रहे हैं कि भाई हम मोस्टली, सारे मुल्क नहीं, मोस्टली ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको अपनी जेब से नहीं दे रहे, हम आपने इस महीने जो देने थे पैसे, आपने इस महीने, अगले महीने, इस साल, वो सारे के सारे हम आपको रोल ओवर दे देते हैं, आप अगले साल पे कर अगले साल। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह समझा था जैसे ये भी अभी बात डन नहीं है, ये भी डन नहीं है, ये भी डन नहीं है, प्लेज है, ये प्लेज है कि ठीक है यार इस पे बात कर लेते हैं। हाँ, प्लेज वो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वहाँ से ये चीज़ आई है ना कि वो प्लेज कि हम इस बारे में अल्लाह से अच्छी नीयत में सोचेंगे इस काम को करने में, हम प्लेज करते हैं बेसिकली, जिसको हमारे यहाँ अक्सर कह दिया जाता है उसूली फैसला कर लिया, उसूली फैसला, हाँ, कि भाई ठीक है ये काम करना है, बट अभी फाइनल नहीं हुआ, कैसे करना है, उसकी टर्म्स क्या होंगी। अब इस रिजीम के जो सपोर्टर्स थे, सॉरी मैं एक बात और ऐड कर लूँ, जी, मोस्टली ये होता है कि जब ऐसे रोल ओवर दिया जाता है तो किसी न किसी इस चीज़ के साथ दिया जाता है शर्त कि भाई आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो जो कर्जे प्लेज होते हैं कि भाई आपको आप अगले साल पे कर दीजिएगा, वो फिर ये जो 9.6 बिलियन डॉलर है ये अगले साल हो सकता है 11 बिलियन डॉलर हमें पे करना हो, 10.5 बिलियन डॉलर पे करना हो। तो ये ऐसे हरगिज़ नहीं होता, यानी ये डेट रीस्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि ये आपकी जेब में पैसे डाल रहे हैं, वो ऐसा नहीं हो रहा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। इस हवाले से कल ही इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि इसहाक डार ने अच्छी बात है क्लैरिफाई कर दी है, क्योंकि इससे पहले तो जो इस रिजीम के सपोर्टर्स थे वो कह रहे थे देखो जी 9.7 बिलियन डॉलर्स की इमदाद ले आई है ये हुकूमत। इसहाक डार ने खुद क्लैरिफाई किया, इसहाक डार ने कहा कि सर जी ये हैं लोन्स, ये सब के सब लोन्स हैं, और ये लोन्स किस शर्त पे मिल रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं, ये अभी हमें नहीं पता, क्योंकि प्लेज है ना, अभी ये बातें डिसाइड होनी है, ये वो गलत नहीं कह रहे, ये भी डिसाइड होनी है, ये डिसाइड होना है। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि वो कह रहे हैं लोन्स हैं मिलेंगे मजीद, आप कह रहे हैं कि पिछले लोन्स में माफी है। मेरा ख्याल ये मिक्सचर होगा, मोस्टली रीस्ट्रक्चरिंग की होगी, मोस्टली मिलेंगे नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग है। जो पुराना लोन हमने लिया हुआ है, जो कि ड्यू है, पे करना है, वो हम पे बाद में कर लेंगे, जिसके बदले में हम ज़्यादा सूद देंगे, ज़्यादा सूद। और वही इसहाक डार ने कहा अभी नहीं पता कि वो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो भी फाइनल नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि रीस्ट्रक्चर होना है ना, रीस्ट्रक्चर होना है। लेकिन वो ये है कि आपकी जो इस साल ड्यू पेमेंट थी वो नहीं होगी, इलेक्शन से पहले आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। ये वही मैं आसान अल्फाज में कि अगर मैंने आपके 2 लाख देने हैं तो आप मुझे कह रहे हैं भाई अगले साल दे दें पर सूद ज़्यादा। हाँ, तूने मुझे पहले 2 लाख देने थे, अब तू 2-2.5 देगा मुझे। हाँ जी, ये सीन है, बिल्कुल जी। तो ये सारी सूरत और ये रिलीफ है, क्योंकि ये रिलीफ इस तरह से है कि आपने मुझे 2 लाख देना था उसके, और अगर आप ना दे पाते तो आपने मुझे गारंटी के तौर पे फर्ज करना है, अपनी गाड़ी रखवाई हुई है मेरे पास, तो फिर गाड़ी मेरी हो गई। ये लिखा हुआ है कि जी गाड़ी मेरी है, अगर आप मुझे टाइम पे लोन ना पे कर सके। अब मैंने ये लिख के दे दिया आपको कि ठीक है भाई गाड़ी मैं नहीं कब्जे में लेता, आप मुझे अगले साल 2.5 लाख दे देना। यही हो रहा है यूएई के साथ, इस टाइम यही हो रहा है चाइना के साथ, जो हम कर रहे हैं कि जो हम कर्जे नहीं रीपे कर पा रहे, हम स्टेट ओन्ड जो हमारी चीज़ें हैं वो हम उनको दे जा रहे हैं। और जो भी सॉवरेन गारंटीज के तौर पे जो भी चीज़ रखी जाती है, पहले तो ये बात समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था लोगों को। लोग कहते थे नहीं जी कुछ भी नहीं होता, डिफ़ॉल्ट हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। अक्सर हमें यूट्यूब पे कमेंट आया करते थे ऐसे कि भाई अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वो कोई आगे कब्जे नहीं करते। ओ भाई कब्जे करते हैं, कब्जे कर लेते आपने कोई ना कोई गारंटी रखी होती है। वो कोई हाईवेज होते हैं, वो एयरपोर्ट्स होते हैं, वो जो भी चीज़ है, पोर्ट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, जो भी कोई नेशनल एसेट्स जो भी हों। अभी हाँ याद आया पोर्ट से, यूएई के साथ जो एक बात चल रही है टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से ना, कि उसके शेयर्स खरीद लें, प्लस हमारे कुछ टर्मिनल्स हैं हमारी पोर्ट्स के, वो हम उनको दे रहे हैं। या ये जो 2 बिलियन हमसे नहीं दिया जा रहा,
पूरा मुल्क आपने मतलब आपने कह दिया कि यार ठीक है, जो हमारे हैं चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी हमारी एसेट्स हैं स्टेट के, वो तुसी संभालो। करना पड़ता है, लोन लो तो फिर आपको कुछ गारंटी तो देनी पड़ती है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी इसमें आपको ये नहीं कहना चाहिए कि यूएई कुछ गलत कर रहा है या कुछ और, यूएई तो हमसे भी कोई लोन लेने आएगा। सर हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो हमारी नालायकी है। हमारी नालायकी ये है कि हम अभी तक लोन्स पे जीते हैं। ये नहीं है कि भाई वो देखें सऊदी अरब हमारा दोस्त है तो हमारे एसेट पे कब्जा क्यों कर रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंसेस के मैटर्स ऐसे ही चलते हैं। सर मसला ये दुख होता है कभी कभार कि हमारे पास इकबाल जैसे शायर आए, इकबाल जैसे फिलोसफर्स आए, उन्होंने आपको खुद ही का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, और हम वो मुल्क है जो पूरी दुनिया से इस वक्त भीख मांगता फिर रहे हैं। आपको देख लेना इस वक्त क्या सूरत हाल है। आपका एक आपकी पूरी जो आपकी मिनिस्टर्स की खेप है वो गई हुई जिनेवा मांगने, फिर आपका प्राइम मिनिस्टर इस टाइम यूएई बैठा है, ठीक है, उनसे रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा है, यही कि जी कुछ ले लो कुछ दे दो। फिर आपके आर्मी चीफ पिछले दिनों हमने देखा वो सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ डेजर्ट में बैठे हुए थे। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि बिल्कुल ही कौम से ना वो कॉन्सेप्ट ही निकाल लिया खुद ही का, कि वो एक मोटो दे दी है कि असी भी मांगते हैं तो तुसी भी मांगते हो। करप्शन इज आवर नेशनल मोटो। मैं तो ये कहता हूँ कि इस रजीम का यही है कि यही इसको प्रोपोगेट किया जाए। मैं कहा करता हूँ कि अब्यूज ऑफ पावर हैज बिकम द प्राइमरी यूज ऑफ पावर। प्राइमरी यूज ऑफ पावर कि भाई मेन यूज ही ये है कि अब्यूज कर लो पावर को। किस तरफ चले गए यार, मतलब पाकिस्तान तो लीड करने वालों में से था यार, कहीं ना कहीं से आता है। आप कह रहे थे इकबाल की बात कर रहे थे, इकबाल को आइडियलाइज करने वाले जो लोग थे एक जनरेशन 2 जनरेशन पीछे जाते हैं। सिंपल से सादा से लोग होते थे हमारे सारे। भुट्टो साहब का एक वाक़या है, 1973 में भुट्टो साहब गए, स्वीडन गए थे या नॉर्वे गए थे, स्कैंडिनेविया के किसी मुल्क में थे। तो और उस वक्त पाकिस्तान माइंडिंग द फैक्ट कि ताज़ा बिल्कुल टूटा था। 1971 दिसंबर में फॉल हुआ था ढाका का। 1-1.5 साल में डॉलर की प्राइस डबल हुई थी, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूटे थे, काफ़ी मुश्किल में थी गवर्नमेंट भी, क्योंकि भुट्टो साहब वाज वेरी अनपॉपुलर कि भाई भुट्टो की वजह से मुल्क टूटा है। भुट्टो साहब उस वक्त सारी दुनिया से ना इकट्ठी कर रहे थे, एड भी इकट्ठी कर रहे थे। उस वक्त बेसिकली पाकिस्तान ने मांगना शुरू किया था पहली बार कि भाई कुछ है नहीं, पैसे दो मेहरबानी। तो ये कहीं स्वीडन गए, इनके बड़ा सारा लश्कर था इनका, वो जैसे हमारी कैबिनेट जाती है और उस वक्त तो यूरोप जाते हुए ज़रा चूँकि कोई कवरेज होनी नहीं होती थी तो एंजॉय करने जाते थे, तो फिर किस तरह से जाते होंगे मिनिस्टर्स वगैरह, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तो फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया वीडियो बना के लोग भेज देते हैं, मसला बनता है। पहले तो ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं था, अखबार में खबर छपनी होती थी और अखबार में क्या छपना होता था ये तो भुट्टो साहब की मर्जी होती थी। वो तो हुकूमतें, वो तो जनरल यूब हो, भुट्टो साहब हो, ज़ियाउल हक हो, वो तो उनकी मर्जी होती थी। एनीवे ये पहुँचे वहाँ पे, अब ये अपना पूरा लाओ लश्कर कैडिलैक गाड़ियों में फिर रहे हैं वहाँ पे। तो ब्रिटिश वो जो प्राइम मिनिस्टर आना था स्वीडिश, वो कोई ना 10 मिनट लेट हो गया मीटिंग में, मिलना था उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, 10 मिनट लेट हो गया। तो भुट्टो साहब के पास जब वो आया तो भागता भागता आया। अब ये वो बैठे हुए हैं, ये मांगने आए हैं काली कैडिलैक्स में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और फुल इतना लाओ लश्कर वगैरह। आपको पता है इनके मसाज करने वाले भी साथ जा रहे होते हैं, इनके कुक भी साथ जाते हैं, जब जा रहे होते हैं। इस तरह के होता है डिज़ाइन, ये इनका सीन होता है। तो वो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर जिससे मांगने गए हैं पैसे, वो वहाँ पर आया है और आगे इनको कहता है कि मिस्टर भुट्टो आई एम रिटायरेबली सॉरी, मैं 10 मिनट लेट हो गया। वो एक्चुअली ना मेरी वाइफ को थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसको मैंने चेकअप कराना था, तो मैं उसको लेकर गया था हॉस्पिटल, तो वहाँ पर पार्किंग नहीं मिली हमें, पार्किंग बड़ी दूर मिली, तो उधर पार्क की गाड़ी, फिर उसको मैंने छोड़ा। ये प्राइम मिनिस्टर का हाल है, ये वो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का हाल है कि वो उसको मैंने छोड़ा, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी तो पार्किंग दूर मिली, तो मैं ना अभी उसको छोड़ के तो बस अभी हो के आया हूँ। तो बताइए क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? तरक्की करते हैं, ऐसे तरक्की करते हैं, ऐसे तरक्की। आपकी एक जो जब अब ये बैठे हुए हैं कि यार असी तेरे को मंगाना आया जिन्हों पार्किंग नहीं मिलती, हस्पताल पार्किंग नहीं, और इधर हम हैं जो अपने कुक, सड़कें बंद, सब कुछ बंद जी। एमएनए गुजर रहा है, एमपीए गुजर रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है। जब इस तरह की बेइंसाफियां हो, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बंद कर देते हैं हम कि जी यहाँ पे हमने गुजरना होता है। वापस हम आते हैं अपनी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पर। तो आप कुछ अभी बता रहे थे इसहाक डार की फॉरेन करेंसी जो अकाउंट्स हैं आपके,
हाँ वो मैं कह रहा था 1998 में भी पाकिस्तान ये हरकत की थी, और इसहाक डार साहब ही, अगर मैं तब गलत भी नहीं की था, थी इन्होंने। और नवाज शरीफ साहब के जो दो बड़े ये स्कैंडल ये हम हमेशा इनकी नजर अवाम के पैसों पे क्यों होती है? इन पैसे खत्म हो जाते हैं फिर नहीं पकड़ तो लेते अपने हैं। लाए ना, ये जितने रिटायर्ड जनरल बैठे हैं, जितने ये पॉलिटिशियंस इनके बाहर पार्ट में, अपने लाए पैसे, क्यों लाए? तो हमारे पैसों पे क्यों नजर आएंगे? चौधरी कभी अपने पैसे भी निकालता है गांव पे खर्च करने के लिए, मतलब ये क्यों करेगा? इनकी वो नेचुरल सी बात है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़े मासूम होते हैं, बड़े मासूम करना हो जाते चाहते हैं, और बच्चों वाली बातें करप्शन कम करते हैं जो आगे ये हमारे पड़े हुए पैसों में भी इनकी नजर है। अरे भाई करप्शन करके पहले भी तो हमारे ही पैसों पे नजर थी, पहले भी हमारे पैसों पे नजर थी। मुल्क लूटा कैसे है? पहले भी लूटा है, अब भी लूट रहे हैं, इसमें नहीं क्या? तो ये तो सीधा है कि यार ये तो वो बात होगी ना कि मेरे घर में पैसे पड़े हैं, वो लेने आ रही है। हाँ, अब उस स्टेज पे इन्फ्लेशन क्या होती है? हाँ, यही होती है, आपके घर में पैसे पड़े होते हैं, अब रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। तो वो कह रही है कि इससे अच्छा वो तो हम मुल्क बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि जी हम ज़्यादा नोट छापेंगे, डीवैल्यू कर देंगे रुपये को, तो आपके पास पैसे पड़े पड़े कम हो गए ना, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। वैल्यू कम हो गई, क्योंकि अगर आप लेट से अगर आपके पास गोल्ड पड़ा होता है या आपके पास डॉलर पड़ा होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसहाक डार ने जब किया था ये 98 में जो ये चवली मारी थी, क्या उसका नतीजा निकला था? नतीजा ये निकला था कि जब 99 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी तो लोगों ने लाहौर में लड्डू बांटे थे, बस मिठाइयाँ बांटी थी। मिठाइयाँ बांटी थी। यही तो दो स्कैंडल थे, एक कर्ज उतारो मुल्क बचाओ स्कीम थी, और दूसरी थी फॉरेन करेंसी अकाउंट का, क्योंकि लोगों ने फॉरेन करेंसी अकाउंट पहले खोले गए, फिर बाद में कहा कि जी आप पाकिस्तानी रुपये ले लें, और ओपन मार्केट रेट जो था वो बहुत डिफरेंट था जो गवर्नमेंट। इसहाक डार हमेशा यही करता है कि वो जो एक डिफरेंस रखता है एक्चुअल रेट में। अच्छा, इससे याद आया IMF के साथ भी जो अभी इख्तलाफ चल रहा है ना, IMF क्यों नहीं पैसे दे रहा आपको $1 बिलियन? वो यही कह रहा है कि आप जो मार्केट के हिसाब से डॉलर का रेट कहते हैं करेंसी को फ्री फ्लोट पे लाएं, मार्केट डिसाइड करे। वो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल कास्ट होती है पॉलिटिकल कास्ट राणा साहब, तो वो पॉलिटिकल कास्ट नहीं अदा करना चाहते। तो फिर यही समझ नहीं आती कि करने क्या आए थे हुकूमत में, मतलब अगर मुल्क जो करने आए थे वो तो कर रहे हैं, तो मुल्क भी नहीं इन्होंने बचाना और अपनी सियासत भी बचानी है, तो एक काम नेचुरली नहीं बच जाएगी। रोल ओवर्स मिल जाएंगे, कुछ IMF से मिल जाएगा, मुल्क इलेक्शन से पहले डिफॉल्ट नहीं होगा, इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन तक जाहिर है कुछ दूसरे नई हुकूमत एडवेंचर्स भी करने हैं। जो नई हुकूमत आएगी उसको फिर मसला बनेगा। अब नई हुकूमत भी आगे क्या करती है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का चांस लगता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई लीगल कोई वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, हम दोनों ने उसको पोस्टमार्टम किया था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ख्वाब हैं, क्या ड्रीम्स हैं इसके टेक्नोक्रेटिक से, और वो क्या बन सकता है, कोई सेटअप उसका लीगल स्टैंडिंग क्या बनेगी। और दूसरा IMF आपको ये भी कह रहा है कि वो कह रहा है टैक्सेस मजीद लगाओ, बिजली महंगी करो। यार IMF कहता है भाई आपने पैसे वापस कैसे करने हैं, तो वो बिजली महंगी वगैरह नहीं, उनको कहते हैं कैसे करने हैं, मुझे तरीका बताओ। दूसरी तरफ एक और खबर उसके पैरेलल मैं देखता हूँ कि जी नून लीग ने 40 बिलियन रुपीस की टैक्स छूट दी है ताजिरों को। वो उनका वोट बेस है, मतलब समझ नहीं आ रही, एक तरफ से ये हो रहा है, एक तरफ से वो हो रहा है। भाई उनका वोट बैंक है, तो उन्होंने पूरा करना है, तो जाहिर है उसकी जगह पे बिजली या पेट्रोल या कुछ और करके वो पूरे करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट वही है कि भाई हम जो कुछ भी है ना, हम इलेक्शंस के बाद ले जाएं बस। लेकिन फिर भी महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, या तो ना यार एक्सपोर्ट्स हमारी है नहीं। हमारी इवन इमरान खान के दौर में जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी वो उसमें प्राइस फैक्टर था सारा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट तो बढ़ा नहीं था। नहीं, वॉल्यूम बढ़ा था थोड़ा सा, 12 to 15%। टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ आई थी, उसमें भी बहुत बड़ी वजह थी कोविड की वजह से बहुत सी दुनिया में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज काम नहीं कर रही थी। तो इस तरह की वो कोई ऐसा पॉलिसी चेंज, कोई ऐसा शिफ्ट कोई नीचे से आया हो कि भाई अब ये एक इंडस्ट्री है, ये खुद चला लेगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ें शुरू हो रही थी आपकी। चेंज तो कोई नहीं आया, कहीं 10%, कहीं 20% राइज आ गया, कहीं पर $100 मिलियन ज़्यादा का आ गया, कहीं पर कुछ ज़्यादा आ गया। 22-23 करोड़ का मुल्क है भाई, इसकी हमें 300 बिलियन की एक्सपोर्ट चाहिए मिनिमम। 2013 से 18 तक जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय जब नीचे जाएंगी
तो जब उसको ऊपर लेके जाने तो टाइम तो लगेगा ना उस चीज़ में। खैर ये मेरा ख्याल है किसी और पॉडकास्ट में कर लेंगे, ये हम कहीं और निकल रहे हैं। हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ लगती है कि ये जो हमारी स्टेट है ना, आपके भी चक्कर लगते हैं, मेरे भी लगते हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं ना हम, हमारे भी इन ठीक है समझ गया आगे इन हवेलियों में और इन जगहों पे और जियो आर्स में हमारे भी चक्कर लगते हैं। वहाँ पे जाओ तो ऐसे लगता है वहाँ पे तो ज़िंदगी कुछ और ही, कोई यूके में फिर रहे हो, कोई किसी को पता ही नहीं है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है कि नहीं, अन्य वहाँ बिजली है, अन्य वहाँ आपके रिसोर्सेज, वहाँ पे अन्य वहाँ गाड़ियाँ भी चल रही हैं उन सोसाइटीज़ में। अब मैं ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की अमीर सोसाइटीज़ की नहीं बात कर रहा, मैं गवर्नमेंट की जो होती हैं, जो हमारे पैसों से जो सोसाइटीज़ चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो जियो आ रहा है, एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे अगर आप जाएं, यहाँ शाम को आप सड़कों पे फिरें तो आप कहते हैं यार ये किस दुनिया में रह रहे हैं, इनको तो कोई एहसास नहीं है मुल्क दिवालिया होगा कि नहीं होगा। किसी नॉर्मल से डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी होता है ना, उसका जो घर होता है ना, वो तकरीबन वाइट हाउस के बराबर का होता है। वाइट हाउस के बराबर का होता है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। पिछले दिनों कोयटा का कोई एक हमारे बड़े मशहूर कोई ब्यूरोक्रेट हैं, पहले इस्लामाबाद में होते थे, आजकल कोयटा में ना वो अपने जो भी वो उनका ऑफिस है जो भी, उसकी तस्वीरें लगा रहे थे, कोयटा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और दूसरी तरफ पूरे बलोचिस्तान में आग लगी हुई थी, तो लोग कह रहे थे कि ये हमारी अफसरशाही करने आती है। हाँ वो खुद इंजॉय कर रहे हैं, पूरा सुबह आग में जल रहे हैं। ऐसे ही है। आज उनको कोयटा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। कल वो एक स्कैंडल की खबर आ रही थी कि कोयटा की नर्सेज हैं जिन्होंने ख़त लिखे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी कराई जाती, सरकारी हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, और ये तीसरा दफ़ा ये वाक़या हुआ है पिछले कुछ बरसों में। ज़ाहिर है बलूचिस्तान जैसे ये एक ऐसी सोसाइटी जो कि ट्रेडिशनल है, थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पर औरतों को निकल के आके इस तरह की बातें करना, किस हालत में वो गई होंगी, कितनी मजबूरियाँ, कितनी परेशानियों में गई होगी। और अगर ये तीसरा वाक़या है तो इसका मतलब यही है कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टमेटिकली ये काम हो रहा है। अब मतलब यार क्या बोले, मतलब क्या बोले उनको, वही बात है ना कि एक इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो भी इतना हमारा वो है बुरा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर करप्शन की वजह से बुरा होता है। करप्शन और सोर्स पे कोई बुरा नहीं, की वजह से फिर कई गलत काम होते हैं और फिर सारा कुछ ही खराब होता है। डर के मारे नहीं सामने आते कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी। अब अगर वो औरतें आ रही हैं सामने, और उनको तो जान का खतरा होता है, हर चीज़ के लिए जान का खतरा होता है, क्योंकि इस तरह का जो सेटअप होता है वो जाहिर सी बात है, वो बंदूक तो गोली मारना तो बिल्कुल बेसिक काम होता है, कत्ल व गारत करना अपने इस तरह के काम को बचाने के लिए तो नॉर्मल सी बात है। यानी वो कोई ऐसी लेवल पे लोग पहुंच गए ना कि भाई उन्होंने कहा कि ठीक है जान का खतरा ले लेते हैं, अब नहीं बर्दाश्त होता। तो जब ये वाली सिचुएशंस हो रही हों तो फिर हम क्या कहेंगे कि अफसरशाही क्या कर रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये ज़्यादा डिप्रेसिंग नोट पे जा रहे हैं। हाँ, हम हमेशा ज़्यादातर यही होता है। अब देखिए ना, वही मुझे समझ नहीं लगती कि इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है और जो पाकिस्तान के टैक्स पे जो सोसाइटीज़ पाल रही हैं बड़ी बड़ी तो वो वहाँ पे तो ज़िंदगी बार होना क्या है। तो जाहिर है इसी वजह से तो हमारे यहाँ ये एक एटीट्यूड आती है कि भाई अब एक टाइम होता था हम कहते थे यार इंसाफ चाहिए। मैं पिछली जनरेशन की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, वो इंसाफ, इक्वालिटी, इस तरह की चीज़ों के लिए लड़ती थी। आज की जो हो गए हैं हम इस चीज़ पे आ गए हैं कि यार ऑप्रेसर बन जाओ किसी तरीके से। सरकारी नौकरी मिल जाए, CSS कर लो, आर्मी में चले जाओ, जज बन जाओ, और अब कोशिश ही है फिर खाओ, बैठ जाओ तो खाओ, क्योंकि मजबूरी है ना, और दूसरे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। इस पे ख़त्म करते हैं, फिर इस पे ख़त्म करते हैं। कोई अच्छी खबर सुनाए, ऐसे ना ख़त्म करें। सर नहीं है अच्छी खबर क्या है? मैं सुनाऊँ? सुनाए। चलें, इसका अंजाम क्या लगता है आपको? भाई सिचुएशन हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है और नज़र आ गई है, अब क्या होगा? सर एक तो पॉजिटिव ज़रूर एक चीज़ है कि लोगों को स्टेट की रियलिटी समझ आ गई है। लोग अब आपके गानों पे, जो खोखले गाने थे आपके, जो आप मेरे जिसके भी थे, और आवाम उसके पीछे लग जाया करती थी, जो PTV वगैरह पे चलते थे, लोग अब उस झांसे में तो नहीं आएंगे।
आप लोगों को असलियत पता लग गई है हर एक इदारे की, ठीक है। अब लोग ये है कि अब लोगों को एक रियलिटी चेक मिला है। अब लोग शायद, मुझे लगता है ऐसे कि ये सिचुएशन ना 2010-11 में भी आई थी कि लोगों ने ना फिर एक्स्ट्रा एफर्ट शुरू कर दी थी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। अब एक तो वो चीज़ होगी शायद। मुझे भी यही लगता है कि हाँ, जो अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है, आइडेंटिफाई हो गया, और किसी भी डॉक्टर से पूछे वो कहते हैं कि डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर। हाफ द क्योर। कि भाई अगर आपको सही बीमारी का पता लग गया है ना, तो ये आधी आधी तो बीमारी आपने वहीं हल कर ली, तो आधी बीमारी हमारी हल हो गई है। सही, मुबारक। हमें समझ, थैंक यू हमें समझ आ गया है मसला क्या है, और अगर समझ आ जाए तो कम से कम डायरेक्शन सही हो जाती है। डायरेक्शन, हाँ। वो जो पहले हरकतें होती थी कि आपस में लड़े जा रहे हैं, कभी फिरका वाराना बुनियादों पे, कभी नस्ली बुनियादों पे, ज़ुबान की बुनियाद पे, अब जो कुछ हो रहा होता है नजर आ आगे निकल गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं। अब जो भी काम हो रहा होता है फ़ौरन पता चल जाता है कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है। अब 2010 में हमारा एक तो ये बेसिक इशू था, कौम को ये कन्फ्यूजन थी कि जी मिलिटेंसी से लड़ना है कि नहीं लड़ना। वो बेसिक वो एक हर्डल पार हुई। मैं दूसरे को एग्जांपल देता हूँ। कराची में अचानक से MKM के सारे धड़े जो हैं मिलना शुरू हो गए हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है कि कौन मिला रहा है, क्यों मिला रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान में जब भी लेट से अदालत से कोई फैसला आता है, बल्कि अब तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हर जगह पे कोई चीज़ नेचुरल भी हो रही हो तो यही कहता है अच्छा इसके पीछे फलाना होगा और वो इस वजह से करा रहा है। तो ठीक है, इससे स्टेट पर एतबार थोड़ा कम होता है, लेकिन कम से कम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब ये है कि कम से कम मसला आइडेंटिफाई हो गया है, तो उसके हल की तरफ जाने वाली सारी बातें, हर चीज़ उसके सोल्यूशन की तरफ ही जाएंगी। इनका आखिरी लेग हम उम्मीद कर सकते हैं, इनका आखिरी लेग चल रहा है जो इस सिस्टम का आखिरी लेग चल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत आ गई है, लोग तैयार बैठे हैं कि अच्छा काम करने के लिए, हाँ, अच्छी चीज़ें करने के लिए। और अब आइडेंटिफाई फ़ौरन हो जाएगी, जो बंदा सही बात करेगा, अच्छी बात करेगा, वो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा, यार ये वाली बात करनी है, ये बात करनी है। शादाब ने एक पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि खान आए ना आए, कम से कम वो बता गया है कि एक्चुअल चीज़ क्या है। आपने कहा था करप्शन का आइडिया अब चलता रहेगा, यानी कि अगर जी PTI ख़त्म भी हो जाए, लेकिन नज़रिया ये लोगों को याद रहेगा कि भाई मसला करप्शन है, मसला करप्शन है। तो बेशक खान को अपेरेंट सक्सेस नहीं मिलती अभी, बट आइडिया इज जिंदा। हाँ कि भाई दो नहीं एक पाकिस्तान, इंसाफ होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम लोगों को समझ आ तो ये चलो, और उसका अमली मज़हर भी हमने देख लिया पिछले 1 से 1 साल में, चले कि कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं और क्या। तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे अच्छी बात पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।